हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर एन श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ेंगे। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा क्या होता है? हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अप्लाई करेंगे। सुपरपोजिशन का मतलब ही है कुछ चीज हम सुपरपोज कर रहे हैं। मतलब जैसे अगर हम फोर्सेस की बात करें तो सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सुपरपोजिशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरा डिस्प्लेसमेंट, एक फोर्स प्लस दूसरा फोर्स। तो सुपरपोजिशन का मतलब है सबका एडिशन। इफेक्टिव हमारा जो भी वैल्यू आएगा उन सबको हमें ऐड कर देना है। तो हम देख रहे हैं फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा? तो सपोज डिफरेंट मासेस हैं हमारे पास m1 m2 m3 अप टू mn। ये हमारा कोई सिस्टम ऑफ मासेस है, ये हमारा कोई सिस्टम ऑफ मासेस है। फिफ्थ मास, सिक्स्थ मास, सब पॉइंट मासेस हैं। अब किसी एक मास पर फोर्स, किसी भी एक मास पर फोर्स, सपोज हम m5 पर फोर्स देख रहे हैं, फोर्स ऑन m5, ठीक। हमारा फर्स्ट की वजह से आएगा कुछ फोर्स, जितना डिस्टेंस होगा, फोर्स ऑन फिफ्थ, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। सेकेंड वाले की वजह से कुछ आएगा फोर्स, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल। सिमिलरली हमारा फिफ्थ पार्टिकल पे बाकी दूसरे पार्टिकल्स की वजह से फोर्स। इन सबको अगर हम वेक्टोरियली ऐड कर देंगे तो हमारा इफेक्टिव फोर्स फिफ्थ वाले पार्टिकल पर कितना लग रहा है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी पार्टिकल इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू अदर पार्टिकल। तो फर्स्ट वाला तो हमें इंडिविजुअल फोर्स कंसीडर करने हैं। तो m5 का अगर हम डायग्राम देखना चाहें, ये हमारा फर्स्ट वाला लगा रहा m1, ये हमारा m2 लगा रहा इस डायरेक्शन में, फिफ्थ ड्यू टू 1, ये मास 5, फिफ्थ ड्यू टू 2। तो सब अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स है। नेट हमारा फोर्स क्या आएगा? वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस। यही है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हमें प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो सपोज हमारे पास 3 इक्वल मासेस हैं। ये हमारा क्या है, इनके बीच का सेपरेशन। ट्रायंगुलर फॉर्म में मासेस रखे हुए हैं और सेंटर पे एक मास हमारा 2m है, ये m, ये भी हमारा m, और 2m क्या है एट सेंटर, m हमारा क्या है मास। और ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। साइड 1 मीटर्स, साइड हमारा 1 मीटर है और वो 2m क्या है, m हमारा मास का वेरिएबल है। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स ऑन 2m। 2m पर हमें नेट फोर्स फाइंड करना है। अब फोर्स हमारा ये साइड 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। अब ये सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इसको मान लेते हैं हम सेंटर से सारे पार्टिकल हमारे सेम डिस्टेंस पर होंगे। मान लेते हैं ए डिस्टेंस दूर है। क्यों हमने लिया ये ए को कंसीडर क्यों किया, क्योंकि ये m वाला इसको अट्रैक्ट करेगा इस लाइन के अलोंग, फोर्स m वाला इसी लाइन के अलोंग लगाएगा, बाकी पार्टिकल भी इस लाइन के अलोंग लगाएंगे। इसलिए हमें इसका डिस्टेंस पता होना चाहिए। सारे पॉइंट मासेस हैं। अब फोर्स तीनों की वजह से F1, F2 और F3, इन सब का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, क्योंकि यहाँ पे भी m इंटू 2m। पहले F1 देखते हैं, g m इंटू 2m बाई आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स F1, ये आएगा। सिमिलरली m इंटू 2m अपॉन ए स्क्वायर, ये F2, ये भी हमारा F3। तीनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। इन सब का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इस मैग्नीट्यूड को ले लेते हैं हम F। ताकि हमें मल्टीपल टाइम्स ये चीज लिखनी ना पड़े। अब यहाँ पे वेक्टर सम इस ट्राइंगल का कर सकते हैं। पहले इतना नोट करें, इस पॉइंट पर हम वेक्टर सम करना है, पहले इतना नोट करें। तो आई होप ये आपको क्लियर है। ये m क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, फोर्स इसी लाइन के अलोंग लगेगा। ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। कैसे, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आर को हमने ए लिया है, अब ए का वैल्यू फाइंड करेंगे।
सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इस 2m पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। डायग्राम बना लेते हैं इस 2m का। ये हमारा 2m, F नेट कितना लगेगा, वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3। अब यहाँ पे वेक्टर सम है, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये एंगल हमें पता करना है, कैसे पता कर सकते हैं। ये ट्राइंगल था, यहाँ पे देख लेते हैं, ट्राइंगल था, कैसा था, इक्विलेटरल 60 डिग्री। इक्विलेटरल मतलब सारे एंगल 60 डिग्री। सेंटर था ये, सेंटर से कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री, बाइसेक्ट करता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी, यहाँ पे भी 30 होगा, 30 और 30 60, ये हो गया 120 डिग्री। मतलब ये एंगल आ गया हमारे पास 120 डिग्री, और इसको हटा देते हैं, ये भी हमारा 120 डिग्री, और ये थर्ड वाला भी 120 डिग्रीज एंगल हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों के फोर्सेस के बीच का एंगल है 120, तो रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 120। कॉस 120 हमारा कितना होगा, कॉस 180 माइनस 60, तो ये माइनस हाफ आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर इंटू 1/2। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट पता चलेगा कि अगर दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो हमारा जो नेट रिजल्टेंट आता है उसकी वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये पता होना चाहिए हमें। अब ये कितने एंगल पे लगेगा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा एक्ट करता है सेम, अगर सेम फोर्स इधर है, सेम फोर्स इधर है, तो जो इफेक्टिव आएगा वो इनके एंगल को बाइसेक्ट करेगा, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये आ गया एफ नेट। इन दोनों का कितना आया है हमारे पास, एफ। तो एफ और एफ मिलके क्या हो गया, फोर्सेस कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये हमारा एफ और ये भी हमारा एफ, ये आ गया, तो एफ नेट कितना आ गया, 0। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, इन केस अगर हमें प्रॉब्लम है। तो हमें ये तो पता है तीनों फोर्सेस कैसे आए थे, इक्वल आए थे।
एंगल हमने निकाला था 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। अब ध्यान रखना है, इसका डेरिवेशन भी देख लिया था कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 है और दोनों सेम हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे जो नेट वेक्टर आएगा इन दोनों का नेट क्या आएगा, सेम आएगा F। रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम आता है F, और ये एंगल को बाइसेक्ट करता है दो पार्ट्स में। अब ये वाला F आ गया, ये दोनों हमारे पास हट चुके हैं। F नेट कितना हो गया, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ सेम फोर्स, तो F नेट आ गया 0 हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, 4 मासेस हैं। ये वाला मास हमारा मिड पॉइंट में रखा हुआ है और हमें क्या करना है, नेट फोर्स इस m मास पे फाइंड करना है। कैसे करेंगे, हम वही मेथड अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये मास है हमारे पास P पॉइंट पे, इस मास पे ये वाला मास अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये वाला भी मास अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ये F1 ये F2। और ये वाला मास भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा F3। अब ध्यान से अगर देखें, ये डिस्टेंस D, ये डिस्टेंस D, ये हमारा 90 डिग्री, ये क्या हो गया हमारे पास, ये वाली साइड आ जाएगी √2D, पाइथागोरस थ्योरम। ये भी आ गया √2D। तो F1 यहाँ पे भी सेम मासेस सेम डिस्टेंस, सेम मासेस सेम डिस्टेंस, तो F1 और F2 की वैल्यू तो सेम आएगी। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा, Gm1 m2 बाई r स्क्वायर, ये आ गया Gm स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब देखते हैं F3 का वैल्यू। F3 कितना आ जाएगा, इन दोनों मासेस का बीच का डिस्टेंस है D। F3 का मैग्नीट्यूड Gm इंटू m अपॉन r स्क्वायर, तो Gm स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास F3 का वैल्यू। अब एंगल देख लेते हैं, क्योंकि हमें वेक्टर में एंगल भी चाहिए। अब ध्यान से देखें इस ट्राइंगल को, अगर ये D था, ये भी D, तो ये थीटा, tan थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री अपॉन बेस, तो थीटा आ गया यहाँ से 45 डिग्री। ये कैंसिल होके 1 आ जाएगा, ये भी 45 और ये भी आएगा 45। तो F1 और F2 का अगर दो फोर्सेस 90 डिग्री में हैं, तो पहले इतना नोट कर लें। अब यहाँ पे F1 और F2 हमारे क्या हैं, 90 डिग्री में है।
एज F1, F2 एट 90 डिग्री, इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, F1 और 2 का मिला के रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90। cos 90 ज़ीरो होता है, अगर 90 डिग्री है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये भी हमारा सेम था, F1 और F2 की वैल्यू सेम है, कितना है GM स्क्वायर बाई 2D। दोनों वैल्यू पहली बात तो सेम है, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, ये आ गया रूट 2 F1, तो रूट 2 GM स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास फोर्स ड्यू टू 1 एंड 2। ये लगेगा कितने एंगल पर, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, तो सेम नीचे की तरफ आएगा, F12 along acts along F3, इसका रिजल्टेंट F3 के अलॉन्ग लगेगा। फाइंड भी कर सकते हैं tan थीटा वाले फॉर्मूले से। ध्यान रखना है 90 डिग्री है तो सेम 45 डिग्री पर एक्ट करेगा। तो यहाँ पे इन ये दोनों फोर्सेस, अब क्या हो गया, F3 भी नीचे की तरफ और F12 भी नीचे की तरफ, तो इन दोनों का क्या रिजल्टेंट आएगा। अब नॉर्मल एडिशन कर सकते हैं हम, F नेट F12 प्लस F3। F12 आया था हमारे पास रूट 2 GM स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, 2 को बाहर ले सकते हैं। F3 आया था GM स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, यहाँ से अगर देखें तो GM स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, यह आ जाएगा 1/√2 प्लस 1, यह आ गया हमारा नेट फोर्स ऑन मास एट पॉइंट P। इसको नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, 4 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस मूव अलोंग सर्कल ऑफ रेडियस r। 4 मासेस हैं, वो सर्कल में घूम रहे हैं अंडर देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से 4 मासेस सर्कल में घूम रहे हैं, तो हमें स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल बतानी है। तो पहले तो हम सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल है। अब 4 मासेस को हम अरेंज कैसे करेंगे, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक मास को अगर यहाँ रखते हैं, दूसरे मास को यहाँ रख देते हैं, अब इनके बीच का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगेगा, इनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। सपोज ये F लग रहा है, F नेट कैसा आना चाहिए, अंदर की तरफ आना चाहिए, इसकी वजह से तो आ गया अंदर की तरफ। और अगर हमारे पास सपोज यहां पे रख देते हैं पार्टिकल, तो क्या होगा, ध्यान से देखें। पहले हम प्रॉपर डायग्राम देख रहे हैं कि हम मासेस को अरेंज कैसे करेंगे। ये वाला मास इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F डैश, और
इस पर क्या लगाएगा, F डबल डैश फोर्स। तो ये तो इसे ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, मतलब ये मास ऐसा कुछ भागना चाहिए ऊपर की तरफ। अब सपोज हमने यहाँ पे मास लगा दिया 1/4, अगर मास को हम यहाँ रखते, मास को अगर यहाँ रखते तो डिस्टेंस हमारा कम है तो फोर्स ज़्यादा लगता। मास को यहाँ रखा तो F ट्रिपल डैश ऐसा कुछ लगता। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, किसी भी एक मास पर अगर हम फोर्स देखते हैं इस वाले मास की वजह से फोर्स आता, हमारा फोर्स सर्कल में अगर हो रहा है, सर्कल के अलोंग कोई भी पार्टिकल घूम रहा है तो फोर्स जो है नेट फोर्स हमारा सेंटर की तरफ आना चाहिए। ये पार्टिकल अगर हमने यहाँ रखा तो यहाँ पे फोर्स आ रहा है F सपोज 4 डैश। अब दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे नेट पार्टिकल हमारा अलग आएगा, सेंटर के अलोंग नहीं आएगा। तो ये अरेंजमेंट तो हमारा गलत है। तो अब कैसे अरेंज करेंगे, अगर हमारे पास 4 मासेस हैं तो हमें एक्चुअल में क्या करना पड़ता है, सिमेट्रिकल वे में अरेंज करना पड़ता है। रीज़न हमें पता चल गया कि F नेट फॉर सर्कुलर मोशन, F नेट मस्ट एक्ट अलोंग सेंटर की तरफ एक्ट करना चाहिए। अगर हम एक मास को यहाँ रखें, एक मास को यहाँ रखें और तीसरा इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखें, अब ये वाला फोर्स और चौथा मास यहाँ पे रखा, ये वाला फोर्स, दोनों फोर्स कैसे हैं, 90 डिग्रीज में हैं। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका इफेक्टिव कहाँ पे आएगा, इस डायरेक्शन में आना चाहिए। इन दोनों का इफेक्टिव इस डायरेक्शन में, इसका भी इफेक्टिव इसी डायरेक्शन में। तो F नेट हमारा अंदर की तरफ आएगा। तो हम कैसे अरेंज करेंगे, स्क्वायर शेप में अरेंज करेंगे। ये क्या बना हमारे पास, स्क्वायर। स्क्वायर में क्यों अरेंज किया है, ताकि जो हमारा नेट फोर्स है वो कैसे भी करके सेंटर की तरफ आए। F नेट अब दिख रहा हमें कि सेंटर की तरफ आएगा, क्योंकि M और M सेम डिस्टेंस पर, स्क्वायर में सारी साइड सेम होती हैं। इसकी वजह से फोर्स यहाँ पे, इसकी वजह से फोर्स नीचे की तरफ, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो सेम एंगल पर एक्ट करेगा, 45 डिग्री पर आएगा इन दोनों का नेट। इस वाले मास की वजह से नेट इसी डायरेक्शन में है, हमारा नेट सेंटर की तरफ आ गया। पहले इतना नोट कर लें, यहाँ पे लिख लें, सिमेट्रिक फिगर्स आर कंसीडर्ड। पहले इतना नोट करें। अब हमें इस F नेट का वैल्यू फाइंड, अब हमें F नेट का वैल्यू निकालना है। देखते हैं, रेडियस हमें पता है R, डायग्राम को वापस से बनाएंगे। अब हम सिंपली स्क्वायर कंसीडर कर सकते हैं। ये M ये हमारा सेंटर था सर्कल का,
सेंटर से ये कितना आएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी डायमीटर के बराबर, मतलब ये हो गया हमारे पास 2r। 2r हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। ये वाली साइड को अगर हम x ले लें, ये भी साइड क्या आएगी, x आएगी, साइड हमारा x आएगा। इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से 2r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 √2r। x का वैल्यू आ गया हमारा √2r। ये भी √2r, ये भी हमारा √2r। किसी भी मास पर हम नेट फोर्स देख रहे हैं, ये F1 F2, नीचे वाला मास इसे अट्रैक्ट करेगा, ये वाला मास इसे इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा F3। पहले F1 हमारा क्या आएगा, GM अपॉन √2r का होल स्क्वायर। F2 भी हमारा सेम आएगा, F2 भी हमारा सेम आएगा। यहाँ पे आ गया GM स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर। इन दोनों का F नेट F21 क्या है हमारे पास, नेट ऑफ F1 F2 एक्ट्स अलोंग, किसके अलोंग एक्ट करेगा, दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री, तो F3 के अलोंग एक्ट करेगा, F3। तो F नेट आ गया हमारे पास, सेम डायरेक्शन में है तो नॉर्मल एडिशन कर सकते हैं, F3 प्लस, अभी हमने F21 फाइंड नहीं किया है, F21 फाइंड कर लेते हैं, रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, क्या आएगा √2f, यह आ जाएगा हमारे पास √2f। तो √2 GM स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, पहले इतना नोट करें, F21 आ गया हमारे पास, F3 का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। F3 के लिए ये वाला इसके अलॉन्ग है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हमारे पास 2r के बराबर। F3 इक्वल टू GM बाई 2r होल स्क्वायर, यह आएगा GM स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर। यही हमारा F3 था, इसी के अलॉन्ग F21 एक्ट कर रहा था, F नेट आ गया हमारे पास F21 प्लस F3। नॉर्मल एडिशन कर सकते हैं, ऐड कर दें, GM स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर प्लस ये वाला वैल्यू आया था √2/2 GM स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, GM स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस अंदर बचेगा हमारे पास 4/2, 2 2 ज़ा 4, ये तो हम कॉमन ले चुके थे, 1 प्लस 2√2 बचेगा। तो अब यहाँ पे F नेट आ रहा अंदर की तरफ, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था,
तो ये एफ नेट किसके बराबर होना चाहिए, इसका वेलोसिटी हमें फाइंड करना है। ये वेलोसिटी अगर v है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो फोर्स क्या आ जाएगा, mv²/r। एफ नेट किसके बराबर होना चाहिए था, नाउ एज सर्कुलर मोशन, सो एफ नेट हमारा किसके इक्वल होना चाहिए था, mv²/r, क्योंकि हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फाइंड करनी है। जितनी इसकी वेलोसिटी रहेगी सबकी सेम रहेगी, तो gm²/4r² 1 + 2√2 mv²/R। यहाँ से r गया, m से एक m गया, v आ गया हमारे पास √gm/4r 1 + 2√2 आंसर। इसको नोट कर सकते हैं।